मुझे भारतीय संविधान का इतिहास कैसे पढ़ना है। अभी मैं संविधान के निर्माण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम कैसे वहां तक पहुंचे होंगे, मुझे इसको दो दो भागों में ऐसे पढ़ना है। ठीक है, पहला भाग हमारा रहेगा अलिखित दौर। कौन सा दौर रहेगा? अलिखित दौर, यानी कि इंडिया ने अलिखित संविधान का भी दौर देखा है सर, और वो अलिखित दौर हमने देखा है 1773 से लेकर के 1950 तक। 1773 से लेकर के 1950 तक जो भी भारत में नियम कानून बन रहे होंगे वो अलिखित संविधान के उदाहरण थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो लिखित दौर है वो कब से शुरू हुआ? लिखित दौर कब से शुरू हुआ? 1950 से लेकर के अभी क्या चल रहा है, यहां से वर्तमान लेकर के चलता हूं, जो भी अभी 2025 में वर्तमान चल रहा है, ये हमारा लिखित दौर का लिखित दौर है। हमें लगभग लगभग वर्तमान 2025 तक कितने साल हो गए हैं? अप्रोक्सीमेटली 75 वर्ष हो चुके हैं ना। और ये अलिखित दौर में हम लोग कब तक थे? तो 50, 150, 183 के 73 के आसपास, ठीक है, 173 यानी अप्रोक्सीमेटली 200 साल ही लगा देते हैं। लगभग लगभग 200 साल हम लोग अलिखित संविधान के हिसाब से हमारा शासन प्रशासन चल रहा था। अब ये जो आपका इतिहास है, ऑब्वियसली बात है कि मैं ये तो डिस्कस करूंगा नहीं ना, मैं आपके साथ क्या चर्चा करूंगा, ये अलिखित दौर की। तो ये जो अलिखित दौर है इसके अंदर भी हम दो तरीके से चल रहे थे। एक वो हमारा दौर था जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। किसके अधीन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे प्रत्यक्ष रूप से। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से हम ब्रिटेन की संसद के अधीन थे। तो यहां पर हम लोग प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन थे और अप्रत्यक्ष रूप से हम किसके अधीन थे? यहां पर जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे तो हम अप्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन थे? ब्रिटेन की संसद के अधीन। कहीं कहीं पर ब्रिटेन का ताज भी लिखा होगा, यानी क्राउन भी लिखा होगा, यानी वहां का राजा। क्योंकि देखो, जो सबसे बड़ा मुखिया था वो तो राजा ही था। आज भी ब्रिटेन का राजा सबसे बड़ा है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है ना, तो वहां पर ब्रिटेन का राजा आज भी बड़ा है। हर काम तो राजा के नाम पर हो रहे हैं ना, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। तो ताज बोलेगा या ब्रिटेन की संसद बोलेगा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो दौर था ये था हमारा 1773 से लेकर के कब तक का दौर? 1858 तक का दौर। ठीक है, अब इस दौर में क्या क्या हुआ देखो। सबसे पहली चीज, 1773 में ही हमारे पास एक कानून आया, एक संसद आया, समझ लो ना। उस संविधान का नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। उसके बाद एक 1784 के अंदर आता है एक और, क्या आता है? अलिखित संविधान आता है जिसको कहते हैं पिट्स एक्ट। उसके बाद एक 1793 आता है जिसको कहते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793, इनका वर्ष ही इसके पीछे लिखा रहता है। उसके बाद एक एक्ट आता है 1813 में, इसका नाम भी क्या लिखा रहता है? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद एक 1833 में आता है, इसका नाम भी क्या लिखा हुआ है? चार्टर एक्ट। यानी ये चार्टर एक्टों का दौर है। हर कोई कानून का नाम यहाँ पर, संविधान का क्या नाम लिखा हुआ है? चार्टर एक्ट। और फिर आता है एक और चार्टर एक्ट, ये आता है 1853 में। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर? क्या दिख रहा है? 20 साल, है ना। ये जो कानून बन के आ रहे कितने कितने साल में आ रहे हैं? मुख्यतः 1773, 1793, 1823। बीच बीच में कुछ एक आध ऐड की तरह और भी आएंगे। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे वो तो सारा कवर करेंगे, लेकिन ये मेन है। और इन पर चार्टर एक्ट लिखा हुआ। इनसे कुछ शासन की व्यवस्था स्थापित हो रही थी, राज की व्यवस्था स्थापित हो रही थी। राज व्यवस्था, पॉलिटी, आप समझ रहे हो, राज करने की व्यवस्था स्थापित हो रही थी। अब 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे कुछ राजा महाराजाओं की बैंड बजाई। वो राजा महाराजा अपनी आपसी अंदरूनी लड़ाइयों में फायदा ले गया, बाहर वाला आदमी, उसकी पूरी हिस्ट्री रहेगी। तो मैंने क्या बोला है, ये एक्ट आपको पॉलिटी में नहीं पढ़ना है, ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ये डिटेल में कहां पर पढ़ना है? हिस्ट्री में। पर एक एक बात मैं आपको यहां पर फिर भी बता दूंगा इनका, ठीक है। अभी इनकी मुख्य बातें, जैसे एक दो मैं ये बात करूं तो रेगुलेटिंग एक्ट वो एक्ट था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को
जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर काम कर रही थी वो सीधा ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके अधीन। तो अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बोला भाई इंडिया में जहां जहां तुम काम कर रहे हो ना वहां वहां हम बताएंगे कि काम कैसे करना है। तो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर आ गया था। ठीक है, तो ये तो रेगुलेटिंग एक्ट था। तो यहां पर जैसे कंपनी को चलाने के लिए एक निदेशक मंडल तय कर दिया था, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, 24 लोगों का एक निदेशक मंडल तय कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी थी, बंगाल के गवर्नर जनरल पद की स्थापना की गई थी। ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जो हिस्ट्री में बताऊंगा मैं, लेकिन अभी एक मैं मेन बात बता रहा हूं। 1784 के अंदर एक 7 सदस्यों का एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई थी, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि इंग्लैंड में ना 7 लोगों का एक समूह होता था और उसके अंदर इंग्लैंड का एक कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो नियंत्रक बोर्ड का मुखिया होता था। उसने जो डिसीजन ले लिया वही चीजें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉलो करना होगा, जो भी चीजें वो मानेगा। आपने इतिहास में एक वुड्स डिस्पैच पढ़ा होगा, जो इतिहास का ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। वो वुड्स में वुड्स नाम किसका है? नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष का नाम था। तो हिस्ट्री में तो सब पहला कौन था, लास्ट कौन था, क्या काम था नियंत्रक बोर्ड का, ये सारी चीजें पढ़नी है मेन देखिए। उसके बाद 1793 में क्या बोला गया था कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और जो ये नियंत्रक बोर्ड में जितने भी सदस्य हैं, इन सबकी जो तनख्वाह है वो किससे दी जाएगी? भारतीय राजस्व से। भाई साहब, इंग्लैंड में बैठा हुआ आदमी इंग्लैंड के लिए काम कर रहा और तनख्वाह कहां की कमाई से खा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया से निकाल कमाई कर रही है वो। ठीक है, आर्थिक निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो हम पढ़ते हैं ना कि भारत का पैसा कैसे इंग्लैंड जा रहा था, उसमें एक ये भी आता है। 1813 में क्या कर दिया? हाँ, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने क्या करा? व्यापार एक अधिकार को क्या कर दिया? आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। जैसे चाय और चीन को छोड़ करके भारत में सिर्फ चाय में और कुछ एक दो चीजें और उत्पाद थे जिसके अंदर ये लोग व्यापार एकाधिकार कर सकते थे। व्यापार एकाधिकार का मतलब यह था कि इंग्लैंड से अब 1813 के बाद कोई भी कंपनी यहां पर व्यापार करने के लिए आ सकती है, चाय छोड़ करके। बाकी डिटेल 1813 की बहुत सारी बातें हैं, मतलब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारी बातें हैं। इंग्लैंड से पहली बार ईसाई धर्मगुरु यहां आए थे। 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान यहीं पर निश्चित किया गया था, क्योंकि जब मैं शिक्षा का इतिहास हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ना तो आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर शिक्षा की किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए भी अंग्रेजों की उसमें भी खींचातानी होती थी और बजट आता था एक, अब वो बजट कैसे खर्च करना, ये सारी चीजें।